नमस्कार। यदि कविता युग की आहटों को ठीक तरीके से अभिव्यक्त करने में सक्षम हो तो कवि कालजयी बन जाता है। आज मैं एक ऐसे कवि को उनकी जयंती पर प्रणाम करने के लिए उपस्थित हुआ हूं, जिन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी, जिनमें महाकाव्य लिखने के बाद भी इतनी विनम्रता थी कि उन्होंने कहा कि इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं है। भगवान राम तो ऐसा महान विषय है कि अगर कोई भी कलम उठा ले और उन पर कुछ लिखे तो वो सहज ही कवि हो जाएगा। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की। उनका जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के चिरगांव में हुआ था। यह वह समय था जब कविता लेखन के लिए ब्रजभाषा सर्वाधिक अनुकूल मानी जाती थी। मैथिली शरण गुप्त ने उस युगीन परंपरा से हटकर एक नई लीग कायम की और उनका नाम खड़ी बोली के प्रारंभिक कवियों में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। उनकी काव्य यात्रा की शुरुआत उस समय के योग्य साहित्यकार और प्रखर आलोचक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के मार्गदर्शन में शुरू हुई। शुरुआत में गुप्त जी की कविताओं का विषय पराधीन माँ भारती के आंसू रहे। महान परंपराओं से भरे भारत के स्वर्णिम अतीत को देखने और समझने के योग्य उनकी दृष्टि जब भारत के वर्तमान को देखकर खिन्न होती थी और एक बहुत ही बुरे भविष्य की आशंका से कांप जाती थी, तो ऐसे वक्त में उनकी कलम ने लिखा, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर यह समस्याएं सभी। उनकी पुस्तक भारत भारती राष्ट्र विषयक कविताओं के लिए बेहद लोकप्रिय हुई। गुप्त जी के गुरु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने एक निबंध लिखा था, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। इसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह अब तक के जितने भी रामायणकार हैं उन सभी लोगों ने उर्मिला की पीड़ा से अपनी दृष्टि को हटाए रखा। गुप्त जी ने यह निबंध पढ़ा, भीतर से प्रेरणा जगी। गुरु के विचार परंपरा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य के साथ उन्होंने इस एक निबंध से प्रेरणा लेकर 3 पुस्तकें लिखी और तीनों ही पुस्तकों की प्रमुख पात्र स्त्री हैं। सच्चे कवि का काम लोक मान्यताओं को पुष्ट करना नहीं बल्कि उसे परिमार्जित करना होता है। बगल में सोती हुई सहधर्मिणी का परित्याग करके गृहस्थ की सभी आवश्यक जिम्मेदारियों से पलायन करते हुए यदि कोई व्यक्ति सन्यास के महान पथ पर निकले तो जब सारी दुनिया उसे भगवान और महात्मा कहकर प्रणाम कर रही हो, तब मैथिली शरण गुप्त की दृष्टि इन सारे दृश्यों से अलग उसे एक विरहिणी नायिका पर, उसे एक स्त्री पात्र पर चली जाती है जिसे यशोधरा कहते हैं। 2500 सालों के इतिहास में पहली बार भगवान बुद्ध की पत्नी कुछ बोलती हैं और उसे शब्द देते हैं, मैथिली शरण गुप्त, सखी वे मुझसे कह कर जाते। यशोधरा पूछती है, सखी वे मुझसे कह कर जाते तो भी क्या वे मुझको अपनी पग बाधा ही पाते। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के प्रण में हम ही भेजे देती हैं रण में क्षत्र धर्म के नाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते। जब सारा संसार बुद्धत्व की महिमा के आगे नतमस्तक हो रहा हो तो उस समय एक विरहिणी नायिका यशोधरा के आंसुओं को देख पाना ही एक कवि का सच्चा धर्म है। और गुप्त जी इस कला में सिद्धस्त हैं। वह यह कार्य बार बार करते हैं और बहुत सलीके से करते हैं। भगवान श्री राम के जंगल जाने के बाद जब दुनिया की दृष्टि उनके वनवास के दौरान उनकी लीलाओं का सौंदर्य देख रही थी, तब मैथिली शरण गुप्त की काव्य दृष्टि अयोध्या के उस राजमहल में रघुकुल की परंपराओं और देवत्व की लीलाओं का भार अकेले ढो रही उर्मिला पर जाकर ठहरती है। 1947 में भारत को आजादी मिली और इस देश ने अपने असली नायकों को चुन चुन कर उनका सम्मान करना शुरू किया। यह वह समय था जब संसद संख्या और समीकरणों के बजाय सद्गुणों पर भी सम्मोहित हुआ करती थी। इस देश का ऊपरी सदन राज्यसभा लगभग 1 दशक से भी अधिक समय तक इस योग्य कालजयी कवि के आसन से समृद्ध होती रही। भारत सरकार ने कला और साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए
इन्हें पद्म भूषण के सम्मान से भी सम्मानित किया। एक कवि के रूप में उनका व्यक्तित्व और कृतित्व हम सबके लिए आदर्श है। आज उनके जयंती पर एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं मैं। मुझे पता है कि आप सबकी अपनी अपनी नियोजित अनियोजित तमाम व्यस्तताएं हैं, लेकिन फिर भी इसमें समय निकालकर उनकी किसी भी एक कृति का कम से कम एक पन्ना ही सही, कम से कम 4 लाइन ही सही, लेकिन पाठ अवश्य करिए, उसे पढ़िए और जानिए तथा समझिए कि इस देश की वैचारिकी को समृद्ध करने में जिन काव्य शिल्पियों का योगदान रहा है, उनकी चिंतन प्रक्रिया, उनकी चिंतन पद्धति कितनी विशिष्ट, कितनी विलक्षण और कितनी शोभन है। बहुत बहुत धन्यवाद।